हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह भदौरिया और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी का हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरएसएम एसएसबी जेई के। टोटल जो क्वेश्चंस हैं राजस्थान जीके के उनका ये 15th लेक्चर है, ठीक है ना। 15th लेक्चर है, बट अगर ज्योग्राफी की बात करें हम तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये 5th पार्ट है। इससे पहले क्या है कि इससे पहले के जो 14 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट है, तो वो आप जरूर देखें। राजस्थान जीके के नाम से आरएसएम एसएसबी जेई का जो सीरीज़ है हमारी, इसकी ये जो सीरीज़ है स्पेशल सीरीज़, इसमें साथ में एक 5000 MCQ की सीरीज़ भी चल रही है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे भी आप जरूर देखें। चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है 15th लेक्चर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 41 है आज का आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में पायराइट के विशाल भंडार खोजे गए हैं। तो पायराइट के जो विशाल भंडार है वो कहाँ खोजे गए हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, सीकर जिले में, चूरू जिले में, झुंझुनू जिले में या बीकानेर जिले में। कौन से जिले में आपके खोजे गए हैं भंडार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीकर जिले में। अच्छा, एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, जो पायराइट होता है इसको आप क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना। इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, असंगत युग्म को छांटिए। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से बताना है। एक तरफ तो आपके पास दिया हुआ है खनिज और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका खनन क्षेत्र, कि उस खनिज को कहाँ से निकाला जाता है। जैसे लोहे एस के लिए ऑप्शन है मोरिजा बानोल, तो ये ठीक है ना, मोरिजा एकदम सही है। टंगस्टन का डेगाना, ये भी सही है। और टंगस्टन की जो खान है वो डेगाना में है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना टंगस्टन जो है वो डेगाना से निकाला जाता है। मैग्नीज लीलवानी, ये भी सही है। जिप्सम ऋषभदेव, तो ये गलत है। जिप्सम जो है ऋषभदेव से नहीं निकाला जाता है, जिप्सम के लिए अलग ऑप्शन है। देखिए, जिप्सम के लिए कहाँ से जिप्सम निकाला जाता है। जिप्सम के जो मेन जो जहाँ से जिप्सम निकाला जाता है, उत्पादन जो क्षेत्र है इसका, वो है गोट मांगलोद। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, गोट मांगलोद के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना है। इसके अलावा भदवासी, नागौर, जामसर, बीकानेर, मोहनगढ़, जैसलमेर, ये बाकी की जगह जहाँ से आप खनन क्षेत्र है इनका, जहाँ से आप जिप्सम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है गोट मांगलोद। एग्जाम में गोट मांगलोद से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का जो है देश में प्रथम स्थान है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। जिप्सम जो है इसके उस उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बना है, तो आप याद रखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो आपसे बोला गया राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा, इन तीनों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो संयुक्त परियोजना है व्यास। व्यास नदी जो परियोजना है वो इनकी संयुक्त परियोजना है। सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। उस क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पे दिया हुआ था मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। व्यास के सामने क्या दिया हुआ था? राजस्थान था एक तरफ पंजाब था और एक दिया हुआ था यूपी। तो यूपी होने की वजह से वो कैंसिल हो गया था। अगर यूपी की जगह क्या होता, हरियाणा होता, तो आंसर आपका हो जाता, करेक्ट हो जाता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? मतलब आपको बताना है कि चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट परियोजना है, इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं। इसके बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये मान के चलिए कम से कम एक क्वेश्चन तो इंदिरा गांधी से आएगा ही आएगा। इंदिरा गांधी नहर से एक क्वेश्चन तो बनता है, ये ध्यान रखना आप। तो ये टॉपिक ये आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हनुमानगढ़ और चूरू। इसके अलावा झुंझुनू में भी इसका कुछ पार्ट है, झुंझुनू में भी पानी जाता है इसका, लेकिन अभी जो मेन ऑप्शन है आपके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से क्या है, हनुमानगढ़ और चूरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके जनक कौन है, एग्जाम में पूछा गया है जनक कौन है। तो इनके जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? कंवर सेन को माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर के जनक कौन है? कंवर सेन जी। इंदिरा गांधी नहर है, इसमें जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? तो ये एक डैम है, उस डैम से पानी आता है। डैम का नाम क्या है? हरिके बैराज। डैम कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। और इस पंजाब में स्थित डैम में पानी कहाँ से आता है? कौन सी नदियों से आता है? सतलुज और व्यास नदी है, इन दोनों नदियों का पानी है वो इस बांध में आता है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन से बांध से हमारी जो इंदिरा गांधी नहर है वो आ रही है। तो हरिके बैराज बांध से कहाँ पर है? पंजाब में। कौन सी नदियाँ? सतलुज और व्यास। तो ये 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य की आकृति है। तो राजस्थान जो राज्य, इसकी आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है, विषम कोणीय है, समकोणीय है या षटकोणीय है? ये भी एग्जाम में 4-5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो राजस्थान की जो आकृति है वो है विषम कोणीय।
विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कह सकते हैं इसे पतंगाकार भी कहते हैं। इस टाइप की आपकी आकृति होती है। लेकिन टीएम हेडले जो हैं उन्होंने कहा था कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, रोम्बस की जैसी है। तो आपसे अगर पूछ ले कि रोम्बस की जैसी आकृति है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था टीएच हेडले ने। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है, टीएच हेडले ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। आपसे पूछा गया है कि अक्षांशीय जो विस्तार है राजस्थान राज्य का वो कितना है। देखो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, स्थिति एवं विस्तार, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है ज्योग्राफी में कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ा दिया है, 5000 MCQ की जो हमारी सीरीज है वहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट करवाया है। तो वो आप जरूर देखना, वहाँ से मतलब फिक्स मान के चलिए वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये जरूर पढ़ना आप। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, जो करेक्ट आंसर है वो तो ए है। अब इसको समझा देते हैं। देखो क्या है सिस्टम ये है कि मान लीजिए अगर ये राजस्थान है, ठीक है ना, इस टाइप से रोम्बस की जैसी आकृति है राजस्थान की, और ये राजस्थान है। अगर मैं इसको राजस्थान मान लेता हूँ तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो है पूर्व, ये वाला हिस्सा है ये क्या है, पश्चिम, ऊपर क्या होगा, उत्तर, और नीचे क्या होगा, ये होगा दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। ये साइड, ये इसकी दिशाएं हो गई। अब एग्जाम में ध्यान रखना, जो अक्षांश का क्वेश्चन अगर आएगा तो अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से जो अक्षांश रेखा निकल रही है, ये वाली रेखा निकल रही है, इसका अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थिति क्या है, कितने डिग्री है, तो ये होती है आपकी 23 डिग्री, कितनी, 23 डिग्री 3 मिनट। ये अक्षांशीय रेखा है यहाँ पर, ध्यान रखना, ये भूलना नहीं है। और कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और ऊपर जो लाइन निकलेगी यहाँ से वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी, डिग्री पूछ लेते, देखो मैं बता रहा हूँ ये डिग्री पूछी जाएगी आपसे, 30 डिग्री 12 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश है। यहाँ तो क्या है, ऑप्शन थे, ऑप्शन से आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्या है, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, कोई एक ऑप्शन मिलेगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो ऑप्शन थे काफी दूर दूर थे, नियरेस्ट नहीं थे, इसलिए आपने आंसर बता दिया। चलिए अब देखिए, ये याद हो गया आपको। अब देखो ये तो हुई अक्षांश की बात, लेकिन अक्षांश का विस्तार भी पूछ लेते हैं। अक्षांश का ये जो विस्तार है, ये विस्तार कितना, कितने डिग्री का है। तो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है, अक्षांश का जो विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट का है, ये अक्षांश का विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार अगर पूछ ले तो देशांतरीय जो विस्तार होता है वो देशांतरीय विस्तार होता है 8 डिग्री 47 मिनट का। तो देशांतर के विस्तार के बारे में बात करें तो देशांतर के बारे में पॉइंट्स भी बता देता हूं। तो यहां से जो रेखा निकलती है उसको तो बोलते हैं देशांतर रेखा, इस वाले पॉइंट से जो निकलती है। तो इसका जो अगर आपसे पूछ ले स्थिति कितनी है, तो ये होती है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। ये वाली जो लाइन निकलेगी यहाँ से उसका कितना होगा, उसका होता है 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। और इनके बीच का विस्तार मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो अगर आपसे चौड़ाई पूछ ले, कलर दूसरा ले लेता हूं मैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। तो ये चौड़ाई पूछ ले, चौड़ाई कितनी होती है, तो देखो जो चौड़ाई होगी वो आपकी होती है 869 किलोमीटर, यानी 869 किलोमीटर। और लंबाई पूछ ले कि लंबाई कितनी होती है, लंबाई मतलब पेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए, ये वाली लंबाई, ठीक है ना। ये जो लंबाई है ये कितनी होती है, तो ये होती है 826, कितनी, 826 किलोमीटर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ये पूछा हुआ है, साथ में इनका अंतर पूछा हुआ है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होता है, वो होता है 43 किलोमीटर का, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो भी मैंने आपको ये चीजें बताई ना जितनी भी, ये सभी के सभी पुराने एग्जाम्स में आई हो कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा देखो राजस्थान का जो है ना ये वाला पार्ट, यहाँ इधर पड़ता है नागौर, नागौर के जस्ट पास में क्या पड़ता है, अजमेर पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है अजमेर। तो अजमेर की जो स्थिति है ना वो कैसी है, अजमेर की स्थिति सेंटर के जस्ट पास में यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो अजमेर है इसकी शेप कैसी है, एग्जाम में पूछ लेते, तो अजमेर की शेप कैसी, त्रिभुजाकार है, कैसी है, त्रिभुजाकार है। जबकि जो चित्तौड़गढ़ है वो चित्तौड़गढ़ पड़ता है इधर, यहाँ पर इस तरह से यहाँ फैला हुआ है चित्तौड़गढ़, इस तरह से। तो ये जो शेप है इसकी ये कैसी है, ये घोड़े की नाल जैसी, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो लिख देता हूँ घोड़े की नाल जैसी, घोड़े की नाल जैसी,
और जबकि आपका ये यहाँ पे अजमेर है, अजमेर की कैसी है, जो अजमेर है अजमेर की शेप कैसी है, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये बता देता हूँ मैं। अच्छा हाँ, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, इन दोनों की खास बात क्या है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, राज्य हैं, ये कैसे राज्य हैं, ये विखंडित राज्य हैं। ये कैसे हैं, ये विखंडित हैं, इनको क्या कर रखा है, ये आपस में क्या है, विखंड हो रखे हैं। मतलब ये राज्य ऐसे हैं कि जैसे इनकी सीमा इस तरह से बनी हुई है, तो ये क्या है, ये तो विखंडित हैं। सॉरी, ये जो दोनों राज्य हैं क्या है, खंडित हैं। विखंडित का मतलब क्या है, एक साथ जुड़े हुए। खंडित का मतलब क्या होता है कि जैसे ये राज्य है, ये बन गया और इसकी सीमा फिर वापस से यहाँ से जाके फिर स्टार्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, दो खंडों में बटे हुए हैं। तो इस तरीके से ये दोनों की खास बात है अजमेर और चित्तौड़गढ़ की, ये दोनों कैसे हैं, खंडित हैं, अलग अलग पार्ट में टूटे हुए हैं। ये मैंने बताया है 5000 MCQ में डिस्कस किया है अच्छे से, वहाँ पर और आप ज़्यादा देख लेना डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। अरावली जो है पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है। आपके सामने ऑप्शन है जरगा, शेर, रघुनाथगढ़, तारागढ़। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से तो शेर आंसर हो सकता है। लेकिन आपको मैं पूरी बात बता दूं कि जो चोटियां हैं उन चोटियों के बारे में, कि जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, सबसे ऊंची जो चोटी है तो वो कौन सी है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो तो है आपकी गुरु शिखर, गुरु शिखर, ये सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, गुरु शिखर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, इस गुरु शिखर को कहा जाता है संतों का शिखर। क्या कहा जाता है, संतों का शिखर, संतों का शिखर कहा जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ये संतों का शिखर किसने कहा था, ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने। जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि ये संतों का शिखर है। और गुरु शिखर क्या है, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो 1722 मीटर है। आपको 1727 में मिल सकता है। 1727 कब होती है, मैंने पूछा भी था, तो 1727 कब होती है। इसके ऊपर क्या है, एक चबूतरा है, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। अगर उस झंडे को भी काउंट कर लेते हो आप, ठीक है ना, अगर उस झंडे को काउंट कर लोगे आप, तो झंडे की ऊंचाई भी अगर आप मिला लेते हो, 1727, झंडे की ऊंचाई नहीं मिलाते तो 1722 ऐसा बोलते हैं। मैं कभी गया नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन बुक्स में यही लिखा हुआ है कि वहाँ पर झंडा है और झंडे को अगर आप काउंट कर लेते हो तो 27 हो जाता है, नहीं काउंट करते हो तो कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट जो पीक आती है वो है आपकी कौन सी, शेर। ये भी माउंट आबू में है, ये भी सिरोही माउंट आबू, दोनों सिरोही की हैं। तो शेर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1597 मीटर है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, शेर होगा। अच्छा, रघुनाथगढ़ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, जो रघुनाथगढ़ है, ये रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ता है आपके उत्तरी अरावली में। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे जब तो गुरु शिखर है, और उत्तरी अरावली की पूछे तो क्या हो जाएगा, रघुनाथगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप याद रख सकते हो तो एक चीज और है कि उन्होंने क्या हुआ था, हाँ एक चीज और है कि अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, कमेंट करके बताओ किसी को पता हो तो। यह उड़िया का पठार, कौन सा है, उड़िया का पठार। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसको कहा जाता है उड़िया का पठार। अगर कोई पूछ ले कहाँ पर है तो यह है सिरोही में। कहाँ है, सिरोही में है। ऊंचाई पूछ ले, ऊंचाई है इसकी 1360 मीटर। कितनी है, 1360 मीटर है। अच्छा, दूसरा अगर पूछ ले, दूसरा पठार तो आबू पर्वत जो है उस पर बना हुआ है दूसरा सबसे ऊंचा पठार, लेकिन सबसे ऊंचा जो है वही पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, हाँ। और ये एक ऑप्शन और ये भी बता ही देते, जब इतना मेहनत कर रहे हैं, जब इतना खर्चा हो ही गया है, मालिक तो चिपस ले ही लो, वो वाली कहावत कर देते हैं। और तारागढ़ के बारे में बता देते, तारागढ़ के बारे में भी ध्यान रखना, ये मध्य अरावली का, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये मध्य अरावली की है, वो आपकी उत्तरी अरावली की है, और वो टोटल क्या है, वो अरावली की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, जरगा रह गया तो जरगा के बारे में ध्यान रखना। जरगा कहाँ पर है, जरगा जो पहाड़ी है कहाँ पड़ती है, उदयपुर राजसमंद के आसपास पड़ती है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं। भौतिक विभाग कौन सा है जिसमें मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं। पहले तो ये समझो मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ, इनके बारे में मैंने क्या बताया था, मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये बेसिकली कोटा में है। कहाँ है, कोटा में पड़ती हैं। कोटा के पास में क्या है, झालावाड़ है, उस झालावाड़ में भी इसका हिस्सा है। झालावाड़ कोटा दोनों में मिलके है।
ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पड़ती है। तो कोटा और झालावाड़ कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके दक्षिण वाले एरिया में। कहाँ पड़ते हैं? दक्षिण वाले एरिया में। और अब ये ध्यान रखना, वो जो दक्षिण पूर्व वाला जो एरिया होता है, इस तरह से बना के रखना कि जैसे ये बनाया है ना आपने मैप, ये बनाया है, तो इस तरफ पड़ते हैं ये, ठीक है ना। मतलब ना तो इधर वाला एरिया रहता ना इधर वाला, ये बीच में पड़ जाते हैं, यहाँ पर पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली जब आप मैप देखोगे कि राजस्थान का मैप कैसा है, वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके भौतिक विभाग के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राजस्थान का जो भौतिक विभाग है वो 4 भागों में बांटा गया। इस तरह से ये राजस्थान है, तो इसमें क्या किया गया है कि यहाँ से इस एरिया को अलग कर दिया गया है, पूरे एरिया को, ठीक है। अब ये क्या है? मरुस्थल वाला एरिया है, मरुस्थल है, उस मरुस्थल को अलग किया है। अब इसमें भी क्या है? 2 हिस्से हैं। यहाँ वाला मरुस्थल है उसको तो बोल दिया शुष्क मरुस्थल, बिल्कुल सूखा है। और इधर वाला जो मरुस्थल है इसको बोल दिया अर्ध शुष्क। क्या बोल दिया? अर्ध शुष्क। शुष्क अर्ध शुष्क जो है उसको जो लाइन है ये अलग कर रही है, वो है 25 सेंटीमीटर बारिश वाली रेखा, है ना। 25 सेंटीमीटर जो बारिश होती है वो कम बारिश तो उधर होती है, और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा 50 सेंटीमीटर तक इधर होती है, तो ये इसको अलग करता है। फिर बना हुआ है यहाँ पे अरावली, ठीक है ना। फिर बने हुए पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं। और फिर लास्ट में ये बना हुआ है इधर वाले एरिया में हाड़ौती, हाड़ौती का पठार। क्या बना हुआ है? हाड़ौती पठार। तो हाड़ौती का जो पठार है इसी में आते हैं कोटा झालावाड़ वाला एरिया आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाड़ौती का पठार जो है उसमें मुक्कद नदी की बात जाती है। इसका जो पूरा का पूरा डिस्कशन है, भौतिक भाग कितने हैं, क्या किसकी खासियत है, कौन सी किसमें कौन सा प्रदेश आ रहा है, कैसी वहाँ की स्थिति है, वहाँ पर जो स्पेशल जो कुछ कंडीशंस होती हैं, जो रेत वगैरह होते हैं, टीले जो होते हैं, रेत के टीले अलग अलग जगह बनते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो हमारा पार्ट 4 है आपका, 4th पार्ट है आपका 5000 MCQ का, उस वाले पार्ट में, है ना। तो 5000 MCQ का पार्ट 4 देखना, उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऊपरमाल है। ऊपरमाल क्या है? भौराट का पठारी भाग है, हाड़ौती का पठारी भाग है, आबू का पठारी भाग है, या नागौर का पठारी भाग है। तो आपको बताना ऊपरमाल जो है ये क्या है, ऊपरमाल क्या है। उड़िया का पठार तो मैंने बता दिया है, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है। अब ऊपरमाल बताना है कि ऊपरमाल क्या है। तो देखो हाड़ौती का जो पठारी भाग है ना उसको कहते हैं ऊपरमाल का पठार। क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहते हैं किसे? हाड़ौती का जो पठार है इसे। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है। तो ये जो बालू का स्तूप होते हैं ना, थार मरुस्थल है, यहाँ पर क्या है? स्थलाकृतियाँ बनती है। किस तरह से बनती हैं? जैसे मान लो आपके जो हवा है, विंड आ रही, विंड की डायरेक्शन ये है, और रेत यूँ पड़ा हुआ है, वहाँ पर ये रेत पड़ा हुआ है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा तो किस तरह से शेप बन जाएगी। और अगर रेत वहाँ पर मिट्टी इस तरह से पड़ी है और ये इस तरह से हवा चल रही है पैरेलल डायरेक्शन, तो किस तरह से आकृति बनेगी, ठीक है ना। कब वो इस पैराबोलिक टाइप की बनेगी, कब अर्धचंद्राकार बनेगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस किए पार्ट 4 में। तो आप पार्ट 4 जो है आपका MCQ का 5000 MCQ वो जरूर देखना। तो इसका फिलहाल जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पैराबोलिक प्रसार। तो जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल यहाँ स्थलाकृति जो पाई जाती है ज़्यादातर बालू का स्तूप की, वो कैसी पाई जाती हैं? ये पैराबोलिक प्रसार यहाँ पर पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों बनते हैं ऐसे, क्या रीज़न है इनका, साइंटिफिक रीज़न क्या है, किस तरह से हवा चलती है, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलने वाले हैं पार्ट नंबर 16 में, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, वो कौन सा आएगा? पार्ट 16 होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पे लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताइए कि अगर आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है, ऐसी चीज़ें आपको ज़रूरत है, तो इस चैनल पर आपको ये मिल जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।